नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन रविवार को दिल्ली पहुंचे और सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और इसके बाद भारत व तुर्की ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार भारत और तुर्की के रिश्तों को नई गति देने के लिए भारत तथा तुर्की ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT प्रशिक्षण तथा संस्कृति के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर एक समझौता किया गया है। साथ ही भारत के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट FSI तथा तुर्की के डिप्लोमेसी अकादमी के बीच भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और ICT के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता किया गया है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एर्दोआन की अगवानी की और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद एर्दोआन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति एर्दोआन ने CII, फिक्की तथा एसोचैम द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया, जहां दोनों नेताओं ने भारत तुर्की के व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति एर्दोआन इससे पहले भारत 2008 में आए थे, तब वह तुर्की के प्रधानमंत्री थे। मुस्लिम देशों के बीच रणनीतिक रूप से अहम तुर्की ने आतंकवाद के मामले में भारत के साथ हर संभव सहयोग करने का वायदा किया है। बदले में तुर्की ने अपने यहाँ के चरमपंथी तत्वों को भारत से निकाल बाहर करने की अपील की है। दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव, JNU के पश्चिम एशिया केंद्र में प्रोफेसर AK पाशा, पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार अरब पत्रकार वायल अव्वाद और ट्रिब्यून के सहायक संपादक KV प्रसाद। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रपति एर्दोआन का भारत दौरा हुआ है, ऐसे समय में जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था, अपने लिए बहुत सारे अधिकार ले लिए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत और तुर्की के संबंध अभी सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? ये दौरा जो है ये तुर्की के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के मुकाबले में। इस वजह से इसकी जो आपने कहा कि जो अभी रेफरेंडम हुआ है, अच्छा, उस रेफरेंडम में एक तो बहुत नैरो मार्जिन से इनकी जीत हुई है एर्दोआन की। कई लोग कह रहे हैं कि उसमें रिगिंग भी हुई है, उस रेफरेंडम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके जो नतीजे हैं उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात, तुर्की की जो सीरिया में जो पॉलिसी रही है वो उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है तुर्की के अंदर, क्योंकि इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को, कई टेररिस्ट ग्रुप्स को मदद की है। ISIS है, नुसरा फ्रंट है। तुर्की के रिलेशंस अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों से इस वक्त बहुत ख़राब है। तो ऐसे मौके पर भारत जैसे एक जो मेजर पावर है, एक मेजर शक्ति है, उसको विज़िट करना वो उनकी इमेज को लेजिटिमेसी देता है जी। एर्दोआन की इमेज को लेजिटिमेसी देता है। ये तो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है। बाकी उसका इकोनॉमिक डायमेंशन ये है कि भारत ये चाहता है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ये बढ़े तुर्की और भारत के बीच में। मैं आता हूँ इस पर। इस समय हमारे साथ CDI अरब पत्रकार वायल अव्वाद हैं। डॉक्टर वायल अव्वाद, आप राष्ट्रपति एर्दोआन के इस भारत दौरे को किस रूप में देखते हैं, और जैसा एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, उनसे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल जो एम्बेसडर कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी इमेज में जो एर्दोगान में खुद किया था, फ्रॉम ज़ीरो प्रॉब्लम विद नेबर, तो पूरा सारे नेबर का प्रॉब्लम चल रहा है। सीरिया, इराक भी, यूरोपियन यूनियन में सिर्फ इजराइल का और तुर्की में भाई भाई बन जाते। बाकी तुर्की में अभी तक उनकी काफ़ी प्रेशर है यूरोपियन यूनियन का, उसका इकोनॉमिक है प्रोस्पेक्ट, मतलब अगले 10 साल के लिए इतना इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर लग जाएगी वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में। दूसरी बात इसलिए उनकी यूरोपियन यूनियन में वो झगड़ा हो गया, उनकी लुकिंग ईस्ट पॉलिसी शुरू किया था, और उसकी एम्बिशन भी है बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ तुर्की। ये इसका मेरा मकसद ये है, ये भी खुद कहते हैं ये तो नया एम्पायर बन जाते, नया सुल्तान बन जाते,
और उनकी रिलेशनशिप उसमें राष्ट्रपति वो ईस्टर्न साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि उसकी फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये है इकोनॉमिक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत है इंडिया के लिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत है, उसकी फ़ायदा भी है, लेकिन वो पॉलिटिकल एम्बिशन भी है, वन हैज़ टू वॉच आउट। जी, आप रहें डॉक्टर वाइल अव्वाद। मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर ए के पाशा साहब, अभी जो घोषणा हुई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जिन 3 समझौतों की बात की, वो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं देखने में, और लग रहा है कि आपसी रिश्तों को सहज करने की एक प्रक्रिया है। और तुर्की की ये शिकायत भी है कि भारत हमारे यहाँ ज़्यादा निर्यात कर रहा है और हमें निर्यात करने का कम मौका दे रहा है। उसके लिए शायद पेशकश भी की गई है। ऐसे में राजनीतिक रूप से आप भारत तुर्की रिश्तों को कहाँ देखते हैं? देखिए, पिछले 15-16 साल से तुर्की लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे हो, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है, और टर्की जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो कम है, और हम जो उनसे चाहते हैं बहुत कम आइटम्स हैं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के मामले पे वो हालांकि तुर्गत ओजाल और दूसरे टर्किश लीडर्स शिमला एग्रीमेंट को सपोर्ट करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, लेकिन अभी हाल में इन्होंने एर्दोगान साहब ने ये कहा कि कश्मीर का मसला मल्टीलैटरल लेवल पे हल करना चाहिए, जो कि हट के उनका अलग पोजीशन हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात थे, वो हम समझते थे कि वो भारत और तुर्की के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात उभर के आ रहे हैं, उससे यहाँ पॉलिसी मेकर्स को ये शक हो रहा है कि वाकई में अगर तुर्की भारत से फ्रेंडशिप चाहता है तो उसको अलग रखना चाहिए। ये पाकिस्तान फैक्टर को बायलैटरल रिलेशंस में वो मुलविज़ नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हम सेकुलर देश हैं और सेकुलर समाज की प्रमोशन कर रहे हैं, और टर्की भी अभी हाल तक सेकुलर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे जस्टिस ऑफ डेवलपमेंट पार्टी AK पार्टी इनकी एर्दोगान साहब की इस्लामिस्ट रुख इख्तियार कर चुकी है जी। जैसा कि मुस्लिम ब्रदरहुड के मामले में, अरब स्प्रिंग के मामले में, सऊदी अरेबिया, कतार, इस्लामिक स्टेट और अन्य मामलों में ये इतने उलझे हुए हैं कि जो सेक्युलर टर्की कहा जाता है उसका ढांचा कमज़ोर करते जा रहे हैं। इंटरनली भी इसके रेफरेंडम के बाद इन्होंने इतने हज़ारों के जर्नलिस्ट और एकेडमिशियंस और दूसरे अन्य समाज सेवकों को बंदी बना रखा है, और भारत से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जो गुलान मूवमेंट के स्कूल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी वीज़ा एक रद्द करें और उनको एक्सपेल करें। KV प्रसाद साहब, आमतौर पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक मर्यादा होती है कि जब किसी राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष का दौरा होता है तो वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करता है, उस तरह की बात करता है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति के दौरे के एक दिन पहले वो एक इंटरव्यू देते हैं भारतीय एक न्यूज़ चैनल को, और वो सुर्खी बनता है, और उसमें जिस तरह से प्रोफेसर AK पाशा साहब कह रहे थे, वो पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में ऐसी बातें करता है जो शायद हमारे हित में नहीं है। जी, आप किस रूप में देखते हैं इस दौरे को? जी बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से एक तरह से वहाँ इंटरव्यू दिया और उसमें तमाम सारे अखबारों में और उसकी सुर्खियाँ भी बनी कई अखबारों में, लेकिन शायद यही वजह थी आज जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ब्रीफिंग थी आज शाम को तुर्की के विज़िट के ऊपर, उनसे ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने इससे विशेष टिप्पणी करके ये एक बात ज़रूर कही कि भारत की तरफ से ये बात बताई गई साफ तरीके से कि भारत जो कश्मीर का जो मसला है वो एक टेररिज्म से भी जोड़ के देखता है, और पिछले 40 साल से वो इससे झेल रहा है, और वो उसको उस तरह से डील कर रहा है जहाँ ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है कि भारत का जो तरीका है, रवैया है कि ये बायलैटरल मसला है, ये हम आपस में बैठ के हमारा जो माना हुआ जो तरीका, उसको मल्टीलेटरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ कहा। और जब पूछा गया मंत्रालय की तरफ से, ये आधिकारिक तरह से कहा गया कि तुर्की के जितने डेलीगेशन था वो बहुत ध्यान से इस बात को सुना कि मतलब
भारत की तरफ से ये कहा गया कि हमने आपको बता दिया है जो हमारा जो इस पे स्टैंड है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने स्पष्ट करी अपनी तरफ से बात, और जो संयुक्त बयान आना है उसमें कहा जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट कि आतंकवाद, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का सुबह जो वार्ता हुआ थी उसमें भी इसका जिक्र हुआ था कि आतंकवाद जहाँ पे भी हो और उसके जो टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। तो ये भारत ने अपनी तरफ से साफ कह दिया कि इस मामले में आप अपनी विवेक और अपनी राय जो है आप रखिए, हमारी जो राय है वो ये है। मिस्टर नीरज श्रीवास्तव साहब, ये कहा जा रहा है कि ओआईसी के बारे में तुर्की क्या स्टैंड अपनाएगा अभी कहना मुश्किल है, और हम बात कर रहे हैं उससे रिश्ते बेहतर बनाने की, उसके साथ ज़्यादा व्यापार करने की, उसे अपना एक तरह से एलाई बनाने की। ऐसे माहौल में कि जब वो कश्मीर पे मल्टीलेटरल बात कर रहा है, मुद्दे को मल्टीलेटरल करने के लिए, और ओआईसी पे भी उसका जो स्टैंड है वो तकरीबन नज़र आ रहा है, तो कैसे ये भारत तुर्की के रिश्ते बेहतर होंगे? देखिए, पहले ये जो विज़िट है इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास नोट करने लायक हैं, और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने मेंशन भी की हैं। पहला तो जो इंटरव्यू इन्होंने दिया आने से पहले, वो देख के एक्चुअली जब मैंने देखा उसको तो मुझे थोड़ा शॉक टाइप का लगा, क्योंकि उस तरह का इंटरव्यू देना जो है इसका ये गारंटी है कि विज़िट सक्सेसफुल नहीं होगी। आप सबसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि उस देश को बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। आप कश्मीर को मल्टीलैटरल बोल रहे हैं, एनएसजी के लिए बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान इंडिया को साथ साथ जाना चाहिए, इक्वेट कर रहे हैं। मतलब तो पाकिस्तान तो रोग स्टेट है, वो AQ खान ने दुनिया भर में जाके बेचा हुआ है उनका, उसको आप इंडिया के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो ये पता नहीं किसने इनके ये टर्किश एडवाइज़र्स, वो जो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र्स हैं, वो पता नहीं कौन उनको एडवाइस कर रहा है, मगर ये सबसे गलत तरीका है विज़िट स्टार्ट करने का। दूसरा पॉइंट है जो ओआईसी की आप बात कर रहे थे, ये बात सबके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस हैं वो बहुत क्लोज हैं। इंडिया और तुर्की के रिलेशंस और से कंपेयर किया नहीं जा सकता उनको, और इसकी कई वजह हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है उसका। तो ओआईसी में जो मेन कश्मीर के ऊपर 2 कंट्रीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। बाकी जो लोग जितने हैं वो सब उनके साथ जो उनके कहने पर चले जाते हैं। तुर्की न तो चाहता है और न ही वो कोई भी चेंज करेगा अपनी लाइन और ओआईसी के लाइन ऑन कश्मीर में। तो ये एक्सपेक्ट करना कि तुर्की कुछ करेगा, ये हमारा ख्याल जो हमारे प्रोफेशनल राजनयिक लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि ओआईसी इटसेल्फ, जो ओआईसी है, उसकी खुद की रेलेवेंस और उसकी खुद की जो पावर है कितनी है, ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि उनके ज़्यादातर मेंबर आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो हमें ज़्यादा ओआईसी के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। डॉक्टर वाइल अब्बाद, आपने कहा कि सीरिया में तुर्की का रोल, वो आईएसआई को सपोर्ट कर रहा है, ईयू और यूएस से रिश्ते ख़राब हैं, ऐसा एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे थे, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ रीजन में, उसको देखते हुए राष्ट्रपति एर्दोआन ये अपनी क्या एक्सेप्टेबिलिटी बना पाएंगे इस रीजन में? एक ही चीज़ ये मेरे को आज जब तक सुना था, उनकी जॉइंट स्टेटमेंट हो गया, तो वज़ीर आज़म का नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति एर्दोगान दोनों का जो जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया था, मेरे को एक ही लगता है ये तो टेररिज्म के लिए बिल्कुल एड्रेस में दोनों मांग रहे हैं, लेकिन वो मतलब ये डिफिनीशन और परसेप्शन अलग अलग बात है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बात भी नहीं किया था। अगर हिंदुस्तान में सफ़र हो रहा है तो सफ़र हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू है, तो आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। जैसे हमारे देश में हमको ये कह रहे सीरिया और इराक में कहते हैं ये बिल्कुल ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थे, वो तो तुर्की की बिल्कुल उन्होंने ये खुद करा दिया था सीरिया के ऊपर है,
दोनों देश में ख़राब कर दिया था। 950 किलोमीटर खोल दिया था सीरिया के ऊपर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था। ये तो टेररिस्ट के लिए, मशीनरी के लिए, सबको मालूम हो गया। और आपका याद भी है जब तक मोसुल में आ गया था ये IS में, वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा किया था 50 लोग में, जो तुर्किश कौंसलेट में कब्ज़ा किया। उसके बाद ये सिर्फ ये जो उनकी ये लोग कब्ज़ा किया था, सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आ गया था जो IS में रिलीज़ कर दिया था अनस्क्रैच। इसका क्या मकसद होता है? अगर आपके लिए मतलब कोई सेटअप नहीं हो सकता IS के साथ में, दे विल नेवर रिलीज यू अलाइव। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ ही वांटेड टू फाइट टेररिज्म ही शुड फिक्स हिज हाउस इन ऑर्डर फायर, क्योंकि आजकल वो तो काफ़ी है, उनकी जो टेररिज्म सपोर्ट है बिल्कुल बैकफायर हो गया। जैसे आप जहर बन जाते हो, अभी जहर खाते तुर्की में, इसलिए अभी उनका काफ़ी ख़तरनाक है देश में, और काफ़ी मतलब ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया। कम से कम 12,000 तुर्किश में IS और अलकायदा ज्वाइन किया सीरिया और इराक के अंदर है। ये मकसद ये है कल सीरिया के और इराक में ख़त्म हो रहा है IS में, ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक। प्रोफेसर AK पाशा साहब, अभी नीरज श्रीवास्तव बता रहे थे कि जो हालात हैं इस वक्त में दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, और जिस तरह से राष्ट्रपति एर्दोआन ने इंटरव्यू दे करके, बयान दे करके उसको और एक तरह से बढ़ा दिया, ऐसे में भारत सरकार को इस सिचुएशंस को कैसे टैकल करना चाहिए? क्या हम सही तरीके से तुर्की के साथ डील कर पा रहे हैं? जी, पहली बात तो भारत का ये मानना है कि तुर्की काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, 2-3 लिहाज से। एक तो वो उभरता हुआ इकोनॉमिक पावर है और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी तेज़ होती जा रही है यूरोप के मुकाबले में, और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के नज़र में देखते हुए। दूसरी बात जो है, वो अभी भी नाटो का बहुत अहम मेंबर है। सबसे ज़्यादा फ़ौज और ताकतवर फ़ौज नाटो में तुर्की के ही है, तो वो काफ़ी असरदार मुल्क है। और तीसरी बात ये है कि इस्लामी ममालिकों में ये ऐसा वाहिद देश है जहाँ कुछ हद तक डेमोक्रेसी है, और उनका असर और रसूख जो है काफ़ी देशों में फैला हुआ है। हालांकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करके थोड़ा आइसोलेट हो गए हैं, टूनीशिया में, इजिप्ट में और अन्य देशों में। सीरिया में भी उनकी पॉलिसी काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है, जिससे क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन जहाँ तक टर्की का रूस से ताल्लुक़ है, और यूरोप से ताल्लुक़ है, और सऊदी अरेबिया का, और ईरान से, और चूँकि वो एशिया और यूरोप के बीच में यूरेशियन पावर उभर के आ रहा है, हमें उस नज़रिए से देखना चाहिए। हालांकि 2-3 चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। एक तो कश्मीर का मामला, और दूसरा इस्लामिक स्टेट को उनका सपोर्ट देना, और तीसरी बात जो है, तुर्की लगातार इराक में इंटरवीन करके वहाँ भी अस्थिरता फैला रहा है। ठीक। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की टेररिज्म पॉलिसी को आइसोलेट करना है, और पाकिस्तान के ख़ास दोस्तों में से तुर्की भी है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको आइसोलेट करें। KV प्रसाद साहब, किस तरह से कर पाएंगे पाकिस्तान को आइसोलेट? जो हालात हैं, जो स्टैंड है, अभी हमने उसकी बात की, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि भारत और तुर्की दुनिया की 20 बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों के कंपल्शंस भी हैं, व्यापार को भी बढ़ाना मकसद है, और शायद तुर्की इस बात के लिए दबाव दे रहा है, और इसीलिए भारत ने उसे निवेश करने का न्योता दिया है। ऐसे में आपको भारत तुर्की संबंध किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, आज एक चीज़ और जो हुई है, एक 150 बिजनेसमैन का डेलीगेशन लेके आए हैं तुर्की के राष्ट्रपति, और उनकी अलग समिट हुई है जो कि भारत की तीनों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और CII और एसोचैम ने मिलके उनके टर्किश चैम्बर के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया। और उसके बाद जो तमाम सारी बातें की, निवेश की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, क्योंकि तुर्की का मैन्युफैक्चरिंग की बात जो वहाँ पे है, तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में निवेश हो। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो आज $6 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है, उसमें कम से कम 550 बिलियन तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, करीब $600 मिलियन ही शायद। यही तो उनका दर्द है। हाँ, अब बात हुई है कि इसको $10 बिलियन तक लेके जाएं। ये आज दोनों की जो डेलीगेशन की बात हुई है,
कि इसका एक रोड मैप, ये सहमति बनी है कि 10 बिलियन को हो। और ये भी कहा गया कि आज से करीब 2008 में ये जब अर्दोगान साहब प्रधानमंत्री थे तब कोई 2.4 बिलियन डॉलर था, वो कम से कम आज जो है 6 के आसपास पहुंच गया, तो 10 भी जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। तो तुर्की की तरफ से एक ये, और दूसरा ये आज उनका शायद रेट ऑफ ग्रोथ 4.5% या 5% के आसपास बताया जा रहा है। तो लेकिन वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, और भारत निवेश के लिए भी एक तरह से उत्सुक है, साथ ही जो हमारे यहाँ जो ऊर्जा की खपत है उसके लिए भी कई सारी आप स्रोत ढूंढ रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव बात जो हुई है, तो ये सब कोशिश है भारत की इसको डाइवर्सिफाई करके। जहाँ तक राजनीतिक इश्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर है, इन मामलों को तो आप तो डील करते रहे हैं और करते रहेंगे ही, लेकिन निवेश और आर्थिक मजबूती एक दूसरे के रिश्ते में लाने की जो है आज उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया था। नीरज श्रीवास्तव साहब, संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, साथ ही साथ हमारे व्यापार के तकाज़े भी हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जैसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ज़माने में चीन के बारे में कहते थे कि जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनको बैक बर्नर पर रख देते हैं और आपस में हम व्यापार बढ़ाते हैं। तो क्या एक कॉशियस अप्रोच के साथ तुर्की के साथ जाने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि तुर्की एक इम्पॉर्टेंट पावर है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। उसकी इम्पोर्टेंस आपके दूसरे पैनलिस्ट ने बोली है। तो तुर्की के साथ अच्छे रिलेशंस रखना हमारे हित में है। जो डिफरेंसेस हैं उनको भी नज़रअंदाज तो टोटली नहीं किया जा सकता। उनको भी मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप उसको उठा के सीधे बैक बर्नर पर रख दीजिए और उसके बारे में भूल जाइए और बाकी काम आप चलाइए जैसे कि लाइफ स्मूथ चल रही है। वो सॉल्यूशन में वो पीछे जो आप रखे हैं वो आगे जब बात बढ़ जाती है तो वो आ जाते हैं। तो उसको तो अलग, उसके बारे में हमें तुर्की को साफ साफ बता देना चाहिए कि हमारी ये पोजीशंस हैं, ये हमारी रेखा है, इसको आप क्रॉस मत कीजिए। और जहाँ तक रही ट्रेड की बात, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि इस वक्त ट्रेड WTO के जो रूल्स हैं उनसे गवर्न होता है और दोनों तुर्की और भारत WTO के मेंबर्स हैं। तो ये स्टेट कंट्रोल ट्रेड नहीं है कि भारत का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑर्डर दे दे जी कि आप वहाँ से सारा इंपोर्ट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज श्रीवास्तव साहब, प्रोफेसर AK पाशा साहब। बहुत वक्त की कमी है, माजरत के साथ बहुत संक्षेप में अगर आप कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि तुर्की में ऑयल और गैस की कमी है और वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर डेवलप करें और थोरियम डिपॉजिट्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। चूँकि हम थोरियम रिएक्टर भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चालू कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन भारत अभी भी पेशकदमी नहीं की है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर AK पाशा साहब, KV प्रसाद साहब और डॉक्टर वाइल अब्बास साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि भारत तुर्की संबंध बहुत ही नाजुक स्थिति में है और इन्हें बहुत संभाल करके इसको हैंडल करना पड़ेगा। जहां हमें हमारे व्यापार के तकाज़े हैं वो भी हमें देखने होंगे और साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ख़ास करके पाकिस्तान, कश्मीर और ISI जैसे मुद्दे, उन पर भारत को बहुत सफाई के साथ तुर्की से बात करनी होगी। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।